साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं बेहतरीन सा पार्ट नंबर 32 और ये रेलवे ग्रुप डी का हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उलट घूम कर वहीं आते रहते हैं। चाहे एनटीपीसी हो तो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन एनटीपीसी एलपी में बहुत बार घूम फिर कर मिले हुए हैं। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो सॉल्व करेंगे स्पेशली वो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर लेकर सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो आज का पहला क्वेश्चन है L इज ग्रेटर देन D इक्वल देन, और ऐसे करके पूरा का पूरा एक समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें से कह रहा है, देखो सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा वाला इन ऑप्शन में से गलत है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, लेटेस्ट है पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले ग्रेटर देन को प्रायोरिटी दोगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल और इसके बाद इक्वल को। ठीक वैसे इसका उल्टा लेस देन इक्वल और यहाँ पर इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कहीं ये तीन साइन मिलेंगे तो हम सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, और अगर ये सिंबल नहीं होगा तो हम इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी देंगे। इस प्रकार से चलेंगे और बेहतरीन तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो K और D, यहाँ K इज लेस देन इक्वल D दिया है तो K और D कहाँ पर लिखा है, तो देखो D यहाँ पर है, K यहाँ पर है। तो अगर मैं K और D को ऐसे देखूं तो कौन कौन सिंबल मिलेंगे, एक तो ये मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा। तो आप बताओ, इसको सही कर देता हूँ, ये आप बताओ इन दोनों में से प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। तो आप कहेंगे अगर ये दोनों ही हैं तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, यानी कि ये वाला सिंबल होना चाहिए। तो ये वाला सिंबल जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होता है। अब इसमें कह रहा है कि डी, अब देखो डी की तरफ खुला है ये वाला, तो डी बड़ा है के छोटा है, तो ये बात तो सही कह रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये वाला पहला ऑप्शन तो ठीक दिया है। अगला एल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो देखो एल ये है, डब्ल्यू ये है, एल डब्ल्यू के बीच में कौन सा आ रहा है, इक्वल और ग्रेटर देन। तो हमने बताया था इक्वल ग्रेटर देन में प्रायोरिटी आप किसको दोगे, एक ग्रेटर देन को। तो ग्रेटर देन इनकी एल की तरफ खुला है तो एल ग्रेटर देन है, तो ये बात तो सही हो गई। अगला है डी इज लेस देन इक्वल क्यू, तो डी और क्यू कहाँ पर लिखा है, तो देखो डी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, ये ऐसे मान लो। तो डी और क्यू के बीच में कौन कौन सिंबल आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। तो अब बताओ इनमें से प्रायोरिटी आप किसको दोगे, तो आप कहेंगे सर इसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ प्रायोरिटी देने पर क्या है, ये है, तो Q छोटा है और खुला किसकी तरफ है, D की तरफ। तो D बड़ा है, Q छोटा है। जबकि यहाँ पर क्या बोल दिया है कि D इज लेस देन इक्वल Q, तो ये बोल दिया है उल्टा। यही हमारा गलत हो जाएगा, इसी गलत को बताना था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है। देखो जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, दोनों ही भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, किस तरीके से। देखो अमीबा जो होता है दोस्तों, वो अपनी पूरी सतह से, यानी कि पूरे शरीर के आवरण से भोजन ग्रहण कर सकता है। तो इसका मतलब है अमीबा कोशिका की जितनी भी संपूर्ण सतह है सबसे ग्रहण करेगा। और जो पैरामीशियम होता है वो एक विशेष प्रकार का, कह सकते हो, जगह होती है, जैसे हम लोगों में मुंह से खाते हैं, वैसे पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। ये दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। दो विद्युत परिपथों से प्रवाहित धाराओं का अनुपात 1:4 है। यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 है तो उनकी शक्तियों का अनुपात क्या होगा। देखो डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या देख रखा है, धारा दिया है और प्रतिरोध दिया है, आर दिया है, शक्ति बताना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है P = VI, यानी कि ये जो P होता है इसकी शक्ति होती है, पावर, और V वोल्टेज, I मतलब इसके एम्पीयर धारा है। अब देखो PVI, हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पर R है और I है और P, इनके बीच संबंध बताना है। और V इक्वल होता है IR, V बराबर में IR। तो V हटाकर IR यहाँ पर रखेंगे तो देखो I इंटू में I, देखो I पहले से था तो I² R हम डायरेक्ट कह सकते हैं, यानी कि P = I² R। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं, ये P1 मान लो और इसको P2 में डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ, P2 और I² R, R1 R2 कर दो, लेकिन समझ जाना आप, I² का मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और R यानी कि 2 है तो यहाँ पर 2 रहेगा। नीचे I² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर हो जाएगा I का स्क्वायर 16 और R यानी कि 1। तो देखो 2 कम 2, 2 8 16, तो 1/8 आ जाएगा, मतलब 1 अनुपाते में
8 लिख सकते हैं इसको, जो कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? देखो, पहले कुलपति जब कभी क्वेश्चन में सर्वप्रथम, सबसे पहले या पहली बार ऐसा वर्ड आ जाता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है रेलवे के लिए, खासकर याद रखिएगा। चाहे वो जीएस जीके हो, रीजनिंग हो, रीजनिंग में क्या है, जीएस जीके हो या फिर इस प्रकार का स्टैटिक जीके, तो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, प्रथम कुलपति कौन रहे उर्दू विश्वविद्यालय के? मोहम्मद शमीम जयराजपुरी, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, इनमें से किसका एक उदाहरण है? देखो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखो दोस्तों, रंगोली आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि रंगोली हो सकता है यहाँ पर दे देता बिहार, तो आप रंगोली बिहार टिक कर देते, ऐसा भी हो सकता था। अब बिहू, बिहू कहाँ का नृत्य है? आसाम का है। लेकिन रोंगाली बिहू जो दोस्तों है वो अलग है, लेकिन ये भी वहीं का ही, यानी कि आसाम का ही ये भी नृत्य है, याद रखिएगा। नहीं याद हो रहा तो आप बिहू से याद कर लीजिए, बिहू तो आप जानते होंगे। अच्छा, आप लोग बताइए यहाँ पर कि माजुली द्वीप जो है किस नदी पर बना हुआ था? ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, जो कि आसाम में ही स्थित है? अगला है YRF अनुपात UNB, वैसे GLS को लिखा जाता है CHO, तो बाकी में बताना है कि यही संबंध किन ऑप्शन में देके रखा गया है। तो देखो, मैंने ABCD भी लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे देखो, Y इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, तो Y को U बनाया गया है। तो जैसे देखो, यहाँ पर क्या था, Y है, Y को U बनाने के लिए मतलब वो U है, तो इन तीन का गैप है, यानी कि पीछे की तरफ 3 लेटर चले हैं। वैसे देखो, G के बाद C आ रहा है, तो G के बाद C, यानी कि G कहाँ पर है, ये लिखा है, और C यहाँ पर है, इसका मतलब हम 3 लेटर पीछे जा रहे हैं। तो ये फिक्स है कि 3 लेटर हमें पीछे जाना है। सारे यूनिक लेटर हैं, इसलिए हम पहला ही पता कर लेंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, M से I हुआ है, तो M के बाद I, यानी कि यहाँ पर देखो 3 का गैप हुआ है, M से I हुआ है। अब बाकी देख लो भाई, R से T हुआ है, R से T का मतलब यहाँ पर R है, ये तो T इसी जगह आ गया, तो भाई ये तो गलत हो गया। T से G हुआ है, तो T ये है और G कहाँ पर है, ये है। तो देखो कितना बड़ा सा अंतर है, जबकि हमें तो केवल 3 का अंतर होना चाहिए था, तो ये गलत है और ये गलत है। अब देखो अगला, O का L लिखा गया है, वैसे O ये है और MN, 2 ही का गैप है, L आ गया है, जबकि 3 का गैप होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 घूम फिर कर आ जाते हैं और आसान होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे देखो, ये एक पूरा का पूरा टेबल दिया है, अभी टेबल को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, पहली शर्त पे आओ। कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, प्रतीक समझते हो, जैसे मान लो कोई सिंबल है, @ हैशटैग या कॉमा आ गया, कुछ ऐसे करके आ गया है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि पहला घटक क्या प्रतीक है क्या। तो देखो, पहला घटक तो हमारा प्रतीक नहीं है, ये तो 1 आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये तो प्रतीक न होकर एक संख्या है, तो ये हम नहीं मानेंगे। अगला, यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हैं, तो पहला घटक तो देखो संख्या है, अंतिम घटक यहाँ पर संख्या नहीं है, ये तो हैशटैग आ गया है, तो सिंबल है, तो ये भी नहीं लेना। बचा हमारा तीसरा है, तो 100% ही होगा। यदि अंतिम घटक एक प्रतीक है, देख लो हैशटैग प्रतीक है, और उस घटक को बीटा के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब हमें इसको क्या करना है, टी नहीं मानना है, टी की जगह पे बीटा मान के चलना है, बस इतना करना है। अब देखो 5 लिखा है, तो 5 कहाँ पर है इसमें, देखो तो 5 ये है, 5 को क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में पहले, तो यहाँ पर देखो 5 है और 5 को हमने माना है क्यू, तो पहले आ जाएगा क्यू। अगला यहाँ पर है @ के नीचे क्या है, x है, तो इसको हम मानेंगे x। अगला देखो एंड मानिए कि एंड का हो जाएगा f, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f। अगला देखो 2 है, कहाँ पर 2 का लिखा है i, तो ये हो जाएगा i। और यहाँ पर देखो 7, और 7 को नीचे यहाँ पर v लिखा गया है, तो हो जाएगा v। हमारा रियल में दोस्तों ये आएगा इसका आंसर QXFIV, जो कि ऑप्शन तीसरे में लिखा गया है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। लेकिन दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इसमें तो आंसर 1 दिया है, तो 1 दिया है, ये गलत आंसर है इसका, आप खुद कोडबद्ध करके देख लीजिएगा, इसका आना चाहिए तीसरा वाला, जो कि करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से इस पे करेक्शन होना चाहिए था। आपके क्या राय है इस क्वेश्चन को लेकर के, अपनी बात जरूर बताइएगा। इसमें लिखा है देखो KHU डॉट, और ऐसे करके पूरी सीरीज है, इसको कंप्लीट करना है इन ऑप्शंस को लेकर के। जरा ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से देखो KHU मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो KHU मिल रहा है,
यहाँ पर भी देखो HUS कुछ ऐसा मिल रहा है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो KHUS की सीरीज बन रही है क्या? यहाँ से देखो KHUS बन रहा है। इसको मैंने पार्टीशन कर दिया है। तो अगर मैं इसमें पहले वाले में फिल करूंगा S, देखो KHUS बन गया है, बन रहा है ना सीरीज। और आगे देखो H को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, KH, यहाँ पर भी H आना चाहिए, KHUS। G को छोड़ दो, KHUS देखो बन रहा है। और यहाँ पर देखो HU, KH हमें बनाना है तो यहाँ पर कर लो K, तो KHUS बन रहा है। अब ध्यान से देखो, जो हमने छोड़े थे GI और यहाँ पर क्या आएगा E, यहाँ पर देख रखा है। तो देखो अगर मैं कहूँ E तो यहाँ आएगा F, फिर यहाँ आगे GH, ठीक है। तो यहाँ पर KHUS कर लो, यहाँ पर ऐसा है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा F, पूरा देखेंगे तो KF, पीछे से मैं लिख रहा हूँ KF, और यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर आ जाएगा S, ये बनेगा SHFK, जो कि ऑप्शन पहले में ही देख रखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर इनमें डाउट है ना, तो आप लोग पहले टोटल लेटर काउंट कर लिया करो कितने लेटर है, उनको बराबर बराबर डिवाइड कर दिया करो। जैसे 4-4 का पेयर बन रहा होगा या 3-3 का, ऐसे करके बना लिया करो, फिर आसानी से हो जाएगा। अगला है कक्ष के ऋण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सही नहीं है, और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं पेपर में, ये देखते हैं कक्ष के ऋण के बारे में कौन सा सही है, और पहले ही मिल गया तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, कौन सा सही नहीं है यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कक्ष का ऋण, तो ये बात तो सही है। यह सफेद नमक का प्रसिद्ध रेगिस्तान है जो मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है, तो ये बात भी सही है। और यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है, तो भाई ये पूर्वी घाट में तो नहीं स्थित है, उड़ीसा के गुजरात में। और यह गुजरात के कच्छ जिले के थार मरुस्थल नामक दलदल है, ये बात सही करे। यहाँ पर ऊंट भी पाए जाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि ऊंट तो रेगिस्तान वाले होते हैं, लेकिन एक ऊंट होते हैं जो दलदल के होते हैं, दलदल में रहने वाले ऊंट होते हैं, वो यहीं पर पाए जाते हैं कच्छ के रण में ही, ठीक है। तो ये सही है। गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, तीसरा स्टेटमेंट यानी कि सी वाला गलत है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कक्ष के रण के बारे में। हो सकता है अगली बार कुछ और घुमा कर दे दे क्वेश्चन को, तो आप गलत नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर यानी कि संयोजित करने पर, जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध 120 ओम है, और उन्हीं प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो उनका प्रतिरोध 30 ओम हो जाता है। तो दोनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। तो भाई देखते हैं। तो पहले तो देखो श्रेणी क्रम में लगाने पर 120 होता है, और हमें पता है कि दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं वही श्रेणी क्रम हो जाता है प्रतिरोध। 120 आना चाहिए। तो देखो 7 5 12 120 आ रहा है, 90 30 120 आ रहा है, यानी कि सब में अगर हम जोड़ेंगे तो 120 आ रहा है। तो इससे तो हम ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला वाला ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करते हैं। प्रभावी प्रतिरोध 130 हो जाता, माफ कीजिएगा 30 हो जाता है दोस्तों। तो देखो 70 और यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं कुछ बन रहा है। अगर 90 और 30 को मैं लेता हूं तो एक तो हो जाएगा 1/90 और दूसरा हो जाएगा 1/30। एलसीएम आ जाएगा 90, तो 1 प्लस का 30 त्रिका 90 यानी कि 3 आएगा, तो हम लिखेंगे 4 में हो जाएगा 90। इसको 90 का लीजिए। तो भाई ये भी तो नहीं कटने वाला, देखो पूरा नहीं कट रहा है। तो अगर हम 90/4 करेंगे तो भी पूरा नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला 80 और 40 देखो, तो 80 40 का मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो आ जाएगा 80। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 40 दूनी 80 यानी कि 2 बार में जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो ये भी अगर 3/80 लिखेंगे या फिर अब उलट कर जब भी लिखेंगे तो 80/3 हो जाएगा। तो ये तो नहीं कटने वाला। जब 3 नहीं कट रहे हैं तो चौथा तो निश्चित रूप से ही कटेगा ना हमारा, इसका मतलब चौथा सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट बता दिया, आप सॉल्व करके बताइए। तो चले बता देता हूँ। प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम होना चाहिए, तो हमें समांतर में चेक करना है। तो मान लिया हमने पहला 1/R1 होता है, तो R1 यानी कि पहला 60 मान लिया, दूसरा बटे 1 में हो जाएगा, ये 60 दिया है दूसरा वाला, तो भी 60 कर लो। अब देखो 60 60 सेम है, तो एलसीएम भी इनका क्या आ जाएगा, सेम यानी कि 60। अब 60 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में, एक बार में, और यहाँ पर भी एक बार मिल गया। तो हम कहेंगे 2/60, जिसको हम लिख सकते हैं 1/30। और ये जो 1/30 वैल्यू है दोस्तों, ये 1/R की वैल्यू है, वो 1/30। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो देखो 30 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही प्रतिरोध इसी रेंज के होंगे, तो ऑप्शन इसका चौथा करेक्ट हो जाएगा। कथन देखो हमारा कह रहा है कि सभी लिली गुलबहार हैं, तो इसका मतलब कहने का क्या हो गया दोस्तों, कि जब कभी सभी वर्ड आ जाता है तो आप एक काम करा करिए, सभी वर्ड के लिए आप ऐसे बनाइए, रुकिए 1 मिनट मैं ऐसे बना देता हूँ। सभी वर्ड
अब सभी लिली बोल रहा है तो इसको एक छोटा कर लीजिए, एक और बड़ा सा ऐसे बना लीजिए। तो देखो जिसके साथ सभी लगा हो वो अंदर रहता है, जैसे सभी लिली, तो लिली मतलब एल अंदर है। गुलबहार है तो गुलबहार मतलब कि हो जाएगा जी। अगला कह रहा है कि सभी गुलाब, ये देखो गुलबहार गुलाब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सभी गुलाब लिली हैं, तो सभी गुलाब जितने भी गुलाब है लिली, इसका मतलब है कि गुलाब इसके भी अंदर एक आएगा, छोटा सा गोला ऐसे बनेगा, जो कि इसके अंदर वाला गुलाब होगा। यहाँ नहीं आ रहा तो मैं बाहर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा इसका गुलाब। अब आगे आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि सभी पिटूनिया, कैसे कैसे तो नाम दिए, सभी पिटूनिया लिली हैं, मतलब लिली के अंदर एक और छोटा सा गोला आएगा। चलिए मैं इसको दूसरी तरीके से बना देता हूँ, ये गोला वही है लेकिन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ से आते हैं, सभी गुलाब लिली, अगला कह रहा है सभी पिटूनिया लिली हैं, तो सभी पिटूनिया, पिटूनिया नहीं कि पी हो जाएगा, लिली हैं, देखो आ रहा है यहाँ पर। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ गुलबहार पिटूनिया हैं, तो कुछ गुलबहार यानी कि जीबी वाला जो है पिटूनिया में आ रहा है, तो ये देखो इसके अंदर जो है भाई ये पार्ट भी तो होगा इसका, इसी के अंदर ये है तो इतना हिस्सा तो इसका भी कॉमन होगा, जीबी वाला। तो कहने का मतलब है कि ये भी सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला वाला। दूसरा कह रहा है कुछ गुलाब पिटूनिया हैं, तो कुछ गुलाब मतलब जी जो है वो पिटूनिया हैं, तो जरूरी नहीं कि गुलाब वाला इसमें टच करे ही करे, ऐसा नहीं, हमने बाहर बना दिया है। तो ऐसी दो संभावनाएं बन रही कि आप अंदर भी बना सकते हो और बाहर भी बना सकते हो। तो जब दो कभी भी कंडीशन आती है तो उसको हम गलत ही मानते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, केवल पहला निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है कि दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन की कितने परमाणु हैं ये बताना है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो H2O है, तो ये परमाणु है, हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2, ऑक्सीजन कितने परमाणु, 1, यानी कि H कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो ये 2 परमाणु। ऑक्सीजन कितनी बार लिखा है, 1 बार, यानी कि 1 परमाणु, ऐसे याद रखिएगा। वैसे ही बताना है ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो बाईं तरफ बोल रहा है, बाईं तरफ मतलब इधर की तरफ। तो देखो ये होल स्क्वायर होल ट्वाइस में लिखा है, तो इसका मतलब ये जब तोड़ेंगे इसको तो O2 और H2 हो जाएगा, यानी कि O2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और यहाँ पर भी देखो CO2 में O2 के 2, यानी कि O2 ये हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने परमाणु, 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 4 परमाणु हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बजट में राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो दोस्तों देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है इकोनॉमिक का, और एक या 2 क्वेश्चन, अधिकतम 2 क्वेश्चन और कम से कम 1 क्वेश्चन डाल दिया जाता है इकोनॉमिक का। तो इसका आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट जवाब इसका दोस्तों हो जाएगा, कुल व्यय जो होता है उसमें से उधारी के अलावा कुल प्राप्ति को हम हटा देते हैं, तो वही हमारा राजकोषीय घाटे को बताता है। कि अगर हम ये कहें कि हमें कुल व्यय अगर निकालनी है तो राजकोषीय घाटा प्लस उधारी के अलावा कुल प्राप्ति को जोड़ देंगे तो कुल व्यय निकल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन संसाधनों के तहत प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट का एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों देखो, वन को उत्काष्ठन यानी कि लॉगिंग से बचाने के लिए सफारी पर्यटक के धन का उपयोग करना, तो ये देखो उतना अच्छा नहीं, जबकि हमें बताना है मैनेजमेंट को लेकर के बताना है। तो वनों को मनुष्यों और उनके पशुधन की पहुंच सीमा से बाहर करना, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई कि हम मनुष्यों को और जो पशुधन है उनको चरे ही ना, खाएं पिए ना, हम पेड़ों से ही दूर कर दें उनको, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगला है कि वनों की वृद्धि दर के आधार पर यानी कि जिस हिसाब से वन बढ़े हुए हैं लकड़ी की उपज को समायोजित करना, यानी ये बात ठीक हो सकती है क्योंकि जितने हमारे पास पेड़ पौधे हैं वैसे ही हम उसकी खपत को भी एडजस्ट करें, ठीक है, उतने ज़्यादा हरे पेड़ों को ना काटें ऐसे करके, तो ये बात ठीक कह रहा है। तो ऑप्शन इसका तीसरा यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती माफ कीजिएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति होती है वो चुंबकीय सुई बताती है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा यानी कि सी करेक्ट है। अगला है कि दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क के आधार पर यानी कि इस जगह पर इसके स्थान पर क्या आएगा, यदि प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस यानी कि आपस में चेंज कर देना है, वैसे ही गुणा को भाग लिख देना है और भाग की जगह पे गुणा, तो आपस में बदलें तो आंसर क्या आएगा। चलिए भाई देख लेते हैं इसको। तो देखो 100 लिखा है तो 100 तो आप वैसे ही लिखोगे, और गुणा है तो गुणा को हमें भाग बोलना है तो भाग लिख देंगे, 25 हो जाएगा। माइनस को हम प्लस कहेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो भाग है, भाग को हम लिखते हैं गुणा, तो गुणे में 5, फिर देखो प्लस है, प्लस को हम लिख देंगे माइनस,
तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 24। देखो 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100। हमें पता है कि जब कई सारे साइन आते हैं जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना, तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, जोड़ और इसके बाद घटाना को। तो यहाँ पर देखो इसको तोड़ेंगे तो 25 चौको 100 4 आ गया, प्लस 10 पन्ना 50 तो 50 आ गया, माइनस का आ गया 24। तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 4 प्लस का और ये 24, तो इसका मतलब 50 माइनस का 20 बचेगा। भाई 4 ये वाला हटा दो इधर से, तो 50 में से 20 गया तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सही जवाब क्या होगा, 30, जो कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। सही कथन का चयन करें। देखो हमें सही वाला बताना है। कह रहा है कि सरकार के राजकोषीय राजस्व और राजकोषीय व्यय के वार्षिक विवरण को राजकोषीय बजट के रूप में जाना जाता है। तो भाई ऐसा नहीं होता, मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला भी बताया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। हाँ भाई, राजकोषीय घाटा ये तो हो जाएगा कि कमी को दर्शा रहा है खर्च की तुलना में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरा करेक्ट। अगला देखो कि अहमदाबाद नगर निगम परिवहन सेवा म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है। आरटीए ने जनवरी डैश में, अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन ये तो रिपीट नहीं होंगे, पहले कभी आया होगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2025 के आधार पर रेडी करके रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसी क्वेश्चन से आप अपडेट कर लिया करो अपने आप को, चाहे तो कहीं पर नोट कर लो, फिर गूगल में सर्च करके आप इसका आंसर पता कर सकते हो, ये लेटेस्ट जो है उसका आंसर वो पता कर सकते हो। तो ये क्या है दोस्तों, 1947 के तहत है। और इसी दिन यानी कि 29 मार्गों पर, जितने भी 29 रास्ते थे उन पर बस सेवा के प्रबंधन के लिए परमिट जारी किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को डैश भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय परिषद जो अधिनियम है 1909, इसको हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, इसका एक अन्य नाम है लार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। यानी कि ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर होगा। NRSW X और Z एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। यानी कि बिल्डिंग पूरी एक है, इसमें इस प्रकार से ऊपर नीचे करके वो 6 लोग रहते हैं। ठीक है भाई। और इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है और इसके ऊपर वाली मंजिल का 2 है, और इस प्रकार से यानी कि नीचे 1 से शुरू करना है, 2 3 4 5, और सबसे ऊपर की जो बिल्डिंग होगी वो 6 नंबर कहलाए। इसी प्रकार ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 6 है। अब आते हैं मुद्दे पर। कह रहा है n मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो पहले तो हमें मंजिल बनाना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से 6 मंजिल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 मंजिल तैयार हो गया 10 सेकंड में। 6 मंजिला मकान आप कभी नहीं देखे होंगे 10 सेकंड में तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इसको बोलेंगे 1, ये लिख नहीं रहा, 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान देना है, n मंजिल 2 पर रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन रहेगा, n रहेगा। n और r के बीच कोई नहीं रहता है, तो n और r के बीच कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि r या तो यहाँ आएगा या तो r यहाँ पर आएगा। ठीक है। r और s के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। 1 मिनट के लिए अगर मान लो कि मैं r को इधर कर भी दूँ, तो s और r के बीच में कहीं जगह तो है नहीं कि 3 लोग रहेंगे। भाई यहाँ देखो एक ही लोग रह पाएगा, यहाँ पर 2 ही लोग रह पाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि r को मैं सबसे नीचे यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है। n और r के बीच में कोई नहीं है, तो देखो कोई भी नहीं है भाई। r और s के बीच केवल 3 लोग हैं, तो देख लो r तो ये है, तो इसके बीच में 1 2 3, तो यहाँ पर s आएगा। r और s के बीच में 3 ही लोग तो बैठ पा रहे हैं। और आगे कह रहा है केवल 3 व्यक्ति w z के किस w जो है x के ठीक ऊपर है। तो देखो भाई w x के ठीक ऊपर है, अगर मैं x यहाँ मान लूँ तो w यहाँ मानना पड़ेगा। अब एक कौन बचा है, वही यहाँ पर लिख दीजिएगा। z बचा है तो z को ऊपर लिख दीजिए। पूछा क्या गया है कि w ये है दोस्तों, माफ कीजिएगा, z किस मंजिल क्रमांक पर रहता है। तो z आप लोग बताओ कहाँ पर रहता है, तो मंजिल नंबर 6 पे रहता है, क्योंकि ऑप्शन इसका तीसरा यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। यदि 63 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात करना है। तो देखो भाई 63 जो दिया है ये CP दिया है, इसको और सही से लिख देता हूँ। ये जो 63 है CP है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, बराबर में हो रहा है 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। तो मैं अगर इसको काटना चाहूँ तो ये कटेगा, देखो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, इसको 7 कर लीजिए, ठीक है 7 है, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 9 छः के 54 हो जाएगा। ये SP, अगर मैं इसको ये लिखूँगा, ये CP मान लो आप, तो CP अपान में SP मतलब हो जाएगा CP है 7 रुपये,
SP है 6 रुपए की। तो पूछा था लाभ या हानि, तो पहले बताओ आप कि 7 रुपए कोई चीज़ खरीदी और 6 रुपए में बेच दिया, तो हानि तो हो रही ना। अब 1 रुपए की हो रही, 1 रुपए की हानि। खरीद के कितने लाए कि 7 रुपए खरीद करके हम लाए थे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से मिस्टेक हो रही है। तो देखो यहाँ पर CP और SP है, तो CP 6 रुपये और SP हो जाएगा 7 रुपये। यानी कि खरीदा था 6 रुपये की, बेच दिया हमने 7 रुपये की। तो मूल्य मतलब कितना बढ़ा के बेचा, 1 रुपये। और ख़रीदा कितने का था, 6 रुपये की। तो गुणे में आप कर दीजिए 100, काटे अगर आप इसको तो ये आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, तो 50/3। तो इसको लिखो 16 3 48 और 2/3 हो जाएगा। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। देखो यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। तो हमें बताओ क्या हो रहा था, लाभ या हानि। तो हानि तो हुई नहीं थी, लाभ हुआ था। तो ऑप्शन इसका चौथा करेक्ट। तो प्यारे साथियों, आज हमने कंप्लीट कर लिया 100 तक के क्वेश्चंस और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसकी शिफ्ट भी दिखाएंगे जो भी अगला आएगा। और अगली पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर भी पिन कर देंगे, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमने सभी की प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, चाहे NTPC के पेपर्स करवाए हैं उसकी, ग्रुप D के पेपर्स की अलग प्लेलिस्ट है। रेलवे की जो इंटरव्यू आप लोगों की क्वेरी रहती थी, सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, वहाँ जो एम्प्लॉई हैं काम कर रहे हैं उन्होंने किस बुक से पढ़ाई करी थी, कितने घंटे पढ़ाई करी थी, रॉ मार्क्स क्या थे और नॉर्मलाइज क्या थे, जितने भी आपके मन में क्वेश्चन उछलते हैं सभी का जवाब हमने उनसे मांगा है और आपके ही क्वेश्चन हमने वहाँ पर पूछे हुए हैं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अलग से हमने बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहाँ से आसानी से आप देख लेंगे। साथ ही दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवेज के या कोई और भी, तो हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं जहाँ कैंडिडेट बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम दे करके, उनसे पूछते हैं रिव्यू कैसा रहा पेपर, लेवल क्या रहा क्वेश्चन को, तो वो बताते हैं जिससे आपको आइडिया लग पाता है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट बहुत वीडियोज़ हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है रेल एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से। तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे और आसानी से आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और किसी भी प्रकार का आप लोग कोई डाउट है, कुछ कहना या पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हज़ारों लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं, हमने उन सबके जवाब दिए हैं, तो आपके भी जवाब अवश्य मिलेंगे। नील लिंक नीचे है अगले पार्ट की, क्लिक करिए। अगले पार्ट मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।